हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का यह है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सतह पर पानी का वितरण। ठीक है, ये टॉपिक अगर हम यहां पे नहीं पढ़ते हैं तो हमको रिसोर्स ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता, बिकॉज इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे, इसलिए मैंने यहां पे इसको इंक्लूड कर दिया। सेकेंड टॉपिक इज द जोनिंग ऑफ द ओशियन। ठीक है, ओशियन का डिवीजन या ओशियन का जोनिंग। ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोटिक लाइफ एंड रिसोर्सेज थ्रू आउट द ओशियन। ठीक है, ओशियन में बायोटिक लाइफ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें ओशियन का जोनिंग करना पड़ता है, बिकॉज एज यू नो दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोटिक लाइफ एंड रिसोर्सेज आर नॉट इवन थ्रू आउट द ओशियन। ठीक है, बायोटिक लाइफ एंड रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है वो पूरे ओशियन में इवन नहीं है, एक समान रूप से नहीं है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड द जोनिंग ऑफ द ओशियन। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ओशनोग्राफी में आज हम जो पहला टॉपिक लेते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह पर पानी का वितरण। ओके, अगर आप मैप में देखेंगे तो देखने से भी आपको लगेगा कि जो पृथ्वी का सतह है वो ज्यादातर पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 71% ऑफ अर्थ सरफेस, 71% जो हमारा पृथ्वी का सतह है इस कवर्ड विथ वाटर, वो पानी से घिरा हुआ है। उसमें से भी अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें 5 में से 3 भाग पर पानी है। सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो 5 में से 4 भाग पर पानी है। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमारा जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर 71% हमारा जो अर्थ सरफेस है वो पानी से घिरा है, इसका मतलब है 29% हमारे अर्थ सरफेस पे क्या पाया जाएगा, कॉन्टिनेंट पाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं पानी के बारे में। तो जो वाटर होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्लाइन वाटर या साल्टी वाटर एंड सेकंड इज द फ्रेश वाटर। ओके, तो जो स्लाइन वाटर या साल्टी वाटर होता है उसका जो अमाउंट होता है वो 97.5% है। मतलब हमारे पृथ्वी के सतह पर 97.5% जितना पानी पाया जा रहा है उसका 97.5% जो है हमारा स्लाइन वाटर या साल्टी वाटर है। ठीक है, इसका मेजर सोर्स क्या है, मेजर सोर्स इज ओशियन। मेजर सोर्स हमारा जो स्लाइन वाटर का या साल्टी वाटर का वो क्या है, ओशियंस है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे 5 ओशियंस में 96.5% जो हमारा साल्टी वाटर या स्लाइन वाटर पाया जाता है। अदर सोर्स में देखें तो कुछ लेक्स होते हैं, कुछ सी होते हैं, जैसे कैस्पियन सी हो गया। लेक्स में हमारा डेड सी या डेड लेक हो गया। ठीक है, तो ये जो लेक्स एंड सीज हैं उनमें भी हमारा 0.9% या कह सकते हैं लगभग 1% के आसपास हमारा स्लाइन वाटर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर की बात करें तो हमारा पृथ्वी जो है, ठीक है, अगर इसमें 97.5% हमारा स्लाइन वाटर है तो 2.5% जो है वो हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, एंड इस फ्रेश वाटर में 2.5% के फ्रेश वाटर में ही हमारा जो ग्लेशियर एंड आइस केप है वो, उसमें जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो 68.7% पाया जाता है। इसका मतलब है फ्रेश वाटर का जो सबसे ज़्यादा अमाउंट फ्रेश वाटर का है वो ग्लेशियर्स एंड आइस केप में पाया जाता है, दैट इज 68.7%। तो ये 2.5% जो फ्रेश वाटर पाया जा रहा है उसका 68.7% हमारा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर टोटल अमाउंट में निकालें तो 2.5 का 68.7% है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स आता होगा तो जान जाएंगे, नहीं तो इतना याद रखिए कि जो हमारा जो फ्रेश वाटर होता है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स एंड आइस केप में पाया जाता है। सेकेंड सोर्स जो हमारा फ्रेश वाटर का है वो है हमारा ग्राउंड वाटर, जिसमें 30.1% हमारा पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, अदर सोर्सेस की बात करें तो उसमें 1.2% हमारा फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, अदर सोर्स को हम एक नोट्स के थ्रू देख लेते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ये हमारा फ्रेश वाटर का अमाउंट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हमने बताया कि आइस केप और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। सेकंड जो सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर से कम देखें तो हमारा ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रोस्ट है। ग्राउंड आइस, अब ये ग्राउंड आइस की बात कर रहे हैं, ये ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड आइस की और परमाफ्रोस्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट जो फ्रेश वाटर का होता है वो लेक्स में पाया जाता है।
उसके बाद हमारा सॉयल मॉइस्चर में पाया जाता है। इसका मतलब रिवर से भी ज़्यादा हमारा पानी कहाँ पे है, सॉयल मॉइस्चर के फॉर्म में है। फ्रेश वाटर जो है सॉयल मॉइस्चर के फॉर्म में है। उसके बाद एटमॉस्फियर में पाया जाता है। एटमॉस्फियर में एटमॉस्फियर रिवर का कॉन्सेप्ट आया है, तो उससे याद रखिए कि रिवर से ज़्यादा पानी हमारे एटमॉस्फियर में है, देन स्वैम्प एंड मार्सेस में है, देन रिवर में है, देन लिविंग थिंग्स में है। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फ्रेश वाटर। ठीक है, तो कहना है इसका कि मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर, जो ज़्यादा अधिकतर हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस इज फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो आपने जानते हैं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लाइन वाटर जो होता है 97.5% है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, फिर कह रहा मेजर परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर की बात कर रहा, मेजर परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज टैप्ड इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस केप्स। यस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने देखा भी। मॉइस्चर इन सॉइल होल्ड्स मोर वाटर देन अवेलेबल इन रिवर एंड स्ट्रीम्स, तो आपने देखा था अभी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो पहला तो गलत था, दूसरा तो इस सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। ओके, तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। द सर्फेस ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2/3। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट टू बी अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। ओके, देखिए फ्रेश वाटर के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आइस केव के फॉर्म में सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ग्राउंड वाटर आ गया, तो ग्राउंड वाटर को ही हम यूज कर सकते हैं। बाकी सॉइल मॉइस्चर हो गया, रिवर हो गया, अदर फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, अब यूज के लिए पूछ रहा है, तो वो अमाउंट कैन बी लेस देन 1%। यस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे यूज के लिए जो फ्रेश वाटर है वो उसका अमाउंट 1% से लेस है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लैनेट अर्थ 95% इज बाउंड अप इन पोलर आइस केप एंड ग्लेशियर्स। ओके, तो यस, ये ऑप्शन हमारा जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 68.7% आई थिंक ये हमारा आइस केप एंड ग्लेशियर फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई होप इट इज विजिबल। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज इन, किस में है? रिवर में है, लेक्स और स्ट्रीम में है, ग्लेशियर और माउंटेन्स में है, अंडरग्राउंड है। तो सबसे ज्यादा तो हमारा ग्लेशियर एंड माउंटेन्स में है, फिर अंडरग्राउंड है, फिर हमारा लेक्स में है, फिर हमारा रिवर्स में है। तो इसका तो आपको क्रम भी याद होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस केप ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इज फाउंड इन द एटमॉस्फियर एज ए मॉइस्चर एंड क्लाउड। ठीक है, इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, एग्जिस्ट एज अंडरग्राउंड वाटर, एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आइस क्लेप एंड ग्लेशियर्स में है, उसके बाद हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ओशियंस के टॉपिक पे। तो देखा जाए तो मेनली 3 ओशियंस हैं हमारे। ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस पे मेनली 3 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सम जोग्राफर, कुछ जोग्राफर के अकॉर्डिंग देयर आर 5 ओशियंस। कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। आइए उनको मैप में देखते हैं। ये है मैप, और इसमें देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, नीचे हमारा हो जाएगा सदर्न ओशियन, देखिए नाम लिखा सदर्न ओशियन। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन इस पार्ट में भी पाया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, और ऊपर हमारा हो जाता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका एरिया भी आप देख सकते हैं। आपको देखने में पैसिफिक ओशियन यहाँ है, पैसिफिक ओशियन यहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशियन का लगेगा, फिर अटलांटिक ओशियन का लगेगा, फिर हमारा हो जाएगा इंडियन ओशियन का, फिर हमारा हो जाएगा सदर्न ओशियन का, एंड देन आर्कटिक ओशियन। ओके, चलिए पैसिफिक ओशियन जो होता है वो हमारा 45% के लगभग है, अटलांटिक ओशियन 22.2% है, इंडियन ओशियन 20% है, सदर्न ओशियन 9.5% है, एंड आर्कटिक ओशियन 3.3% है।
बिफोर एंट्रिंग इनटू द जोनिंग ऑफ ओशियन, नोट्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा सदर्न ओशियन होता है, सदर्न ओशियन जैसे कि आपने नीचे की तरफ देखा था जो ओशियन, उसको सदर्न ओशियन कहते हैं, ठीक है। इज नोन एज द ग्लोबल ओशियन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल ओशियन। तो ग्लोबल ओशियन किसे बोलेंगे, सदर्न ओशियन को। क्यों बोलते हैं, बिकॉज एवरी लॉन्गिट्यूड पास थ्रू इट, क्योंकि इससे सारे लॉन्गिट्यूड पास करते हैं। ये हमारा सदर्न ओशियन है तो इससे सारे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल ओशियन बोलेंगे। ओके। सेकेंड, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हम हीट इंजन ऑफ द ग्लोब कहते हैं, ग्लोब का हीट इंजन कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर को रेगुलेट करने में इसका बहुत ही अहम भूमिका होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीट इंजन ऑफ द ग्लोब। ठीक है, जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन भी मैकेनिज्म में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जोनिंग ऑफ ओशियन। ठीक है, ओशियन का डिवीजन करना है या हमें उसे जोन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर इज सम बेसिस ऑन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, कुछ बेसिस है जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, ओशियन को डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट बेसिस इज बेस्ड ऑन पेंट्रेशन ऑफ सनरेज। ठीक है, किसके आधार पे हम कर रहे हैं, पेंट्रेशन ऑफ सनरेज। जो सनरेज होता है उसके पेंट्रेशन के आधार पे हम डिवीजन कर रहे हैं, किसका, ओशियन का, या ओशियन का हम क्या कर रहे हैं, जोनिंग कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे जो ओशियन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज फोर्टिक जोन एंड सेकेंड इज एफोटिक जोन। फोर्टिक जोन हमारा 200 मीटर तक होता है। 200 मीटर के नीचे, 200 मीटर का मतलब है कि ये हमारा कोई ओशियन है, अब उसके 200 मीटर जो डेप्थ होता है वहां तक होता है हमारा फोर्टिक जोन। उसके नीचे का जो हमारा ओशियन होता है उसको कहेंगे एफोटिक जोन। ठीक है, तो अब देखिए फोर्टिक जोन क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारा 200 मीटर का जो डेप्थ है वहां तक एक्टिव सनरेज है, सनरेज जो है हमारा एक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, एंड देयरफॉर हम इसे कहेंगे फोर्टिक जोन। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि सनरेज वहां पे पाया जाएगा, एक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह से क्या कहेंगे, इस जोन को हम फोटोसिंथेटिक जोन भी कहेंगे, बिकॉज जो हमारा बायोटिक लाइफ वहां पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और उसके वजह से फिर क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे। अब वो फूड प्रोड्यूस किए तो अदर ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे, उसको खाने के लिए आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब फोर्टिक जोन जो होता है हमारा कंटेन 99% ऑफ बायोटिक लाइफ। अगर हमारा ये ओशियन है तो ओशियन का जो 200 मीटर वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, 200 मीटर डेप्थ तक का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको हम कहते हैं फोर्टिक जोन। यहाँ पे हमारा 99% जो होता है वो बायोटिक लाइफ पाया जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड होता हमारा एफोटिक जोन। सेकंड हमारा एफोटिक जोन। एफोटिक जोन को हम कहते हैं डार्क जोन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो होता है डायरेक्ट या एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे सनलाइट जो पाया जाता है, ठीक है, वो या तो पाया जाएगा तो डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाएगा या तो ना ही पाया जाएगा। ठीक है, तो जिस जोन में, एफोटिक जोन के भी जिस जोन में हमारा जो सनलाइट डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाएगा उसको हम कहते हैं डायस्फोटिक जोन। उसको क्या बोलते हैं, डायस्फोटिक जोन कहते हैं। तो डायस्फोटिक जोन जो होता है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एफोटिक जोन है, जिसमें सनलाइट हमारा डिफ्यूज फॉर्म में होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ माइग्रेटरी लार्ज मैमल्स होते हैं, ये इस जोन में पाए जाते हैं। माइग्रेटरी का मतलब है कि ऊपर आया, खाया पिया, नीचे गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द मैमल्स विल बी फाउंड देयर इन द डायस्फोटिक जोन। जो हमारा एफोटिक जोन का जो सेकेंड जोन है वो हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट। बायोलॉजिकल डेजर्ट क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट होता है वो किसी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ना एक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा ना डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द एफोटिक जोन जहाँ पे सनलाइट ना तो डायरेक्ट फॉर्म में है ना डिफ्यूज फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलेंगे। ओके, चलिए पहला डिवीजन आपने पढ़ लिया, अब आते हैं अपने सेकेंड डिवीजन पे। दिस इज नॉट अदर देन मेहनत का पानी। ठीक है, चलिए अब हम डिवीजन करते हैं ओशियन का ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, जिसको हम कहते हैं बैथीमेट्रिक डिवीजन। ठीक है, बैथीमेट्रिक डिवीजन भी कहते हैं इसको। इस बेसिस पे हम ओशियंस को 5 भाग में डिवाइड करते हैं।
अभी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि आप ओशनोग्राफर तो हो नहीं, तो इसलिए आपके लिए बस इतना है कि पांचों जोन को आप समझ जाओ या जान जाओ। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिटरल जोन होगा, सब लिटरल जोन होगा, बेथियाल जोन होगा, एबेशियल जोन होगा और हडल जोन होगा। ठीक है, ये 5 डिवीजन है डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनका डेप्थ भी हम देखेंगे, सीखेंगे। पहले हम कुछ बातें और सीख लेते हैं, वो है इंटरटाइडल जोन और लिटरल जोन। जो लिटरल जोन आप जिसे लिटरल जोन कह रहे हैं, एक्चुअली वो क्या है, इंटरटाइडल जोन है। इंटरटाइडल जोन का मतलब हो गया कि जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। जैसे कि आप समुद्र के किनारे जाते हैं, कभी भी बीच पे जाइए, तो बीच पे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कुछ कलाकारी करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि फिर पानी आता है और ये कलाकारी मिट जाता है। आप इंतजार करते हैं पानी आए और हम भागें और ये कलाकारी जो हम किए वो मिट जाए। तो आप देखेंगे कि एक समय पानी यहाँ पे रहेगा, फिर पानी आएगा यहाँ तक। तो ये जो जोन होता है उसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, क्योंकि हाई टाइड के टाइम में पानी यहाँ तक आ जाएगा, लो टाइड के टाइम में पानी यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। ठीक है, और आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए कि जो सी लेवल मेजर किया जाता है वो मीन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड, उन दोनों का मीन लिया जाता है, मध्य लिया जाता है। हाई टाइड और लो टाइड का जो मीन होता है वहीं से हम सी लेवल मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इंटरटाइडल जोन, और इंटरटाइडल जोन को ही हम लिटोरल जोन भी बोलते हैं। ठीक है, सो जो हमारा लिटोरल जोन हो गया वो हो गया इंटरटाइडल जोन। ठीक है, उसके बाद आता है सब लिटोरल जोन। सब लिटोरल जोन, सब लिटोरल जोन जो होता है वो 200 मीटर डेप्थ तक का होता है। इसके बाद बेथियाल जोन। बेथियाल जोन की बात करें तो इस पर कंट्रोवर्सी है उसके डेप्थ के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ रिसोर्सेज क्या बोलते हैं कि हमारा 200 मीटर से 1000 मीटर तक होगा। ब्रिटानिका के सर्च के अकॉर्डिंग देखें तो 200 मीटर से 2000 मीटर तक होगा। अदर साइट के अकॉर्डिंग 2000 मीटर से 4000 मीटर तक होगा। तो बेथियाल जोन के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि इसका क्या डेप्थ होता है। बस आप याद रखो कि पहला जो जोन होगा वो लिटोरल जोन होगा। ठीक है, सेकेंड जोन जो होगा सब लिटोरल जोन होगा। थर्ड जोन होगा बेथियाल जोन होगा। ठीक है, बेथियाल जोन, एंड आफ्टर दैट हमारा एबेसल जोन होगा। एबेसल जोन का जो डेप्थ होता है, अब बेथियाल के नीचे, अब बेथियाल को जो भी मानोगे, उसका जो भी डिमार्केशन करोगे, उसके नीचे अप टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। ठीक है, मतलब 6 किलोमीटर के आसपास के डेप्थ तक का जो हमारा जोन होता है उसको हम एबेसल जोन बोलते हैं। एबेसल जोन के बाद आता है हडल जोन। हडल जोन हो जाता है हमारा 6000 मीटर के नीचे का जो, ठीक है, 6000 मीटर के नीचे अगर ओशियन है, दैट इज हडल जोन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, डिवीजन ऑफ ओशियन बेस्ड ऑन ओशियनिक मास। ठीक है, ओशियनिक मास के अकॉर्डिंग हम ओशियन का डिवीजन देखते हैं, इसको हम वाटर डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा सबसे पहले इंटरटाइडल जोन हमारा अलग कर लीजिए, जिसको हम आज इसमें भी, इस डिवीजन में भी लिटोरल जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिटोरल जोन या लिटोरल वाटर बोलेंगे। ठीक है, देन कम्स टू द अदर जोन दैट इज नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन का डेप्थ यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होगा कि नेरेटिक जोन होगा वो हमारा किससे लगा रहेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लगा हुआ होगा। कहने का मतलब नेरेटिक जोन ऐसा नहीं है कि ओपन ओशियन में भी 200 मीटर डेप्थ तक हम नेरेटिक जोन बोलेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लगा हुआ हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम 200 मीटर के डेप्थ तक की बात करेंगे तो उसको हम नेरेटिक जोन बोलेंगे। अभी हम इसको सीखेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अदरवाइज ये जो हमारा ओपन ओशियन और नेरेटिक जोन दोनों को मिला दें तो दिस विल बिकम फोर्टिक जोन। मतलब 200 मीटर के डेप्थ तक का जो फोर्टिक जोन आप देखे थे वो नेरेटिक जोन या नेरेटिक वाटर, और यहाँ पे इपीपेलेजिक वाला जो पार्ट है, दोनों को जब मिला देंगे देन हमारा बनेगा क्या, फोर्टिक जोन। ओके, बिसाइड नेरेटिक जोन। अब ओपन ओशियन में अगर बात करें तो ओपन ओशियन में यहां से लेके यहां तक इधर भी क्या होगा आपका, इधर भी आपको लिटोरल जोन होगा और नेरेटिक जोन होगा 200 मीटर डेप्थ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लगा। इसके बाद का जो हमारा आ जाता है ये वाला हिस्सा, वो हो जाता ओपन ओशियन। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम पेलाजिक जोन। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा 3 डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओशियनिक मास। 3 डिवीजन हुआ, ठीक है, जिसमें हमारा लिटोरल जोन हो गया या लिटोरल वाटर हो गया, नेरेटिक जोन या नेरेटिक वाटर हो गया, एंड द थर्ड वन इज पेलेजिक जोन। ठीक है, पेलेजिक जोन का मतलब है कि हमारा ओपन ओशियन। अब इसमें क्या है, कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन पेलेजिक जोन के अंदर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसमें 5 डिवीजन करते हैं। इपीपेलाजिक जोन, मेसापेलाजिक जोन, बेथीपेलाजिक जोन, एबेसोपेलाजिक एंड हाइड्रोपेलाजिक। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ते हैं लिटोरल वाटर। लिटोरल वाटर को बोलेंगे इंटरटाइडल वाटर मास। जो इंटरटाइडल वाटर मास होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिटोरल वाटर बोलेंगे। ओके। सेकंड इज नेरेटिक जोन। सेकंड क्या हमारा नेरेटिक जोन है, और ये नेरेटिक जोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वाटर मास लाइंग अप टू डेप्थ ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर डेप्थ पहली बात हो गया, पहला क्राइटेरिया हो गया। जनरली करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वो भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ से लगा हुआ है। अगर ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, अभी कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में हम पढ़ेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि जैसे हमारा ये हो गया बीच, बीच हो गया। बीच के बाद जो हमारा लैंड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, लैंड वाला पार्ट जो होता है जिसमें हमारा कम स्लोप होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से लगा हुआ 200 मीटर डेप्थ तक की जो बात कर रहे हैं दैट इज हमारा क्या हो गया, नेरेटिक जोन हो गया। ठीक है, ये है नेरेटिक जोन। दिस जोन इज मार्क्ड बाय 90% ऑफ द बायोलॉजिकल लाइफ। ठीक है, मतलब कि ये नेरेटिक जोन, अब सोचिए 200 मीटर डेप्थ तक का सिर्फ, और वो भी किससे लगा हुआ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से लगा हुआ। मतलब इतना हिस्सा ही मतलब पूरा ओशियन छोड़ दो। ठीक है, इतना हिस्सा ही जो होता है हमारा, ओशियन बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन इतने हिस्से में ही हमारा जो है 90% जो है बायोटिक लाइफ पाया जाएगा। ओके। एंड 99% ऑफ मेराइन रिसोर्स, 99% मेराइन रिसोर्स नेरेटिक जोन में ही पाया जाएगा। 90% बायोलॉजिकल लाइफ नेरेटिक जोन में पाया जाएगा। क्या रीजन है कि इसी जोन में हमारा सारे बायोलॉजिकल लाइफ पाए जा रहे हैं, इसी जोन में हमारे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो ओशियन वेव है वो न्यूट्रिएंट लेके आता है। ठीक है, कहां से, रिवर्स के माउथ से। जैसे रिवर माउथ है तो वो रिवर्स क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट से होते हुए पहले ओशियन तक जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने साथ न्यूट्रिएंट लेके आएंगे। वो न्यूट्रिएंट जो होता है हमारा, जो ओशनिक वेव होते हैं, वो क्या करेंगे, ओशियंस में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले किसको मिलेगा, नेरेटिक जोन को मिलेगा। या कोस्ट से जो हमारा ओशनिक वेव होता है, कोस्ट से जो भी न्यूट्रिएंट लाएगा वो कहां पे मिलेगा, पहले नेरेटिक जोन को मिलेगा। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओशनिक वेव होते हैं वो आल्सो हेल्प इन ऑक्सीजनेटिंग द वाटर। वो किसमें सहायता करते हैं, किसमें हेल्पफुल होते हैं, ऑक्सीजनेटिंग द वाटर। एंड कैसे ये हेल्पफुल होते हैं ऑक्सीजनेटिंग द वाटर, जैसे ये हमारा वेव्स हुआ, वेव्स हमारा निकला, फिर इसके बाद अंदर गया ओशियंस में अंदर गया, तो इसके बीच में जो एयर होते हैं, एयर मास होते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। ट्रैप्ड होंगे तो इसके साथ में ओशियंस के अंदर जाएंगे, फिर आप देखेंगे बबल्स फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। बीच उस पे गए होंगे तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजनेटिंग में हेल्पफुल होते हैं ओशनिक वाटर के। तो ऑक्सीजनेटिंग ऑफ ओशनिक वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो नेरेटिक जोन होता है इसी में 90% ऑफ द बायोलॉजिकल लाइफ पाए जाते हैं। और बायोलॉजिकल लाइफ पाए जाते हैं तो धीरे धीरे वही जो होते हैं बायोलॉजिकल लाइफ जब खत्म होते हैं तो मेराइन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेरेटिक जोन को छोड़ करके जो हमारा ओपन ओशियन वाला जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो हमारा क्या कहलाया, पेलेजिक जोन कहलाया। क्या कहलाया, पेलेजिक जोन कहलाया। एंड ये जो पेलेजिक जोन होगा हमारा डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। ठीक है, सॉरी 5 पार्ट। फर्स्ट वन इज द इपीपेलेजिक अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। मतलब ये फोर्टिक जोन भी है लेकिन इसमें से नेरेटिक जोन निकाल दें। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो फोर्टिक जोन है इज इक्वल टू हमारा नेरेटिक जोन प्लस इपीपेलेजिक जोन, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये अप टू डेप्थ ऑफ 200 मीटर। फिर मेसापेलेजिक जो होता है 200 मीटर से 1000 मीटर तक होगा। बेथीपेलेजिक जो होगा वो हमारा 1000 मीटर से 4000 मीटर तक होगा। एबेसोपेलेजिक जो होगा वो 4000 मीटर से 6000 मीटर होगा। हेडापेलेजिक बिलो 6000 मीटर, द जोन इज नोन एज हेडापेलेजिक। ओके, नेक्स्ट, तो एक और इंपॉर्टेंट बात सीख लेते हैं जो हमारा पेलेजिक जोन है। ठीक है, पेलेजिक जोन जो होता है उसको हम ओपन ओशियन कहते हैं या आउटसाइड द कोस्ट कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पेलेजिक जोन में भी जो पेलेजिक जोन की बात हम कर लें, सनलाइट अवेलेबल है क्योंकि ये भी फोर्टिक जोन है। ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि वेव्स जो होते हैं इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन रहेंगे लेकिन जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं रहेगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस, न्यूट्रिएंट का लैक है बिकॉज कोस्ट पे तो है नहीं। तो साल्ट इसमें, लेकिन साल्ट तो रहेगा बिकॉज द ओशियन वाटर इज साल्टी इन नेचर। तो इन सब की वजह से जो हमारा एल्गी होगा, ठीक है, वो एल्गी जो सनलाइट को यूज करते हैं
टू कन्वर्ट द CO2 इनटू फूड। कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में फूड में कन्वर्ट करते हैं। दिस एल्गी इज गोइंग टू बी फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, तो ये जो एल्गी होते हैं ये इस जोन में पाए जाएंगे। एंड ये जो एल्गी होते हैं इनको दूसरे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओसनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनको खाते हैं, वो और एल्गी ये दोनों इस जोन में पाए जाएंगे। किसमें? इपीपेलेजिक जोन में, मतलब कि पेलेजिक जोन के जो 200 मीटर वाला एरिया है उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, ओके, आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हम उसमें पढ़ेंगे जियोपॉलिटिकल डिवीजन एंड मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। 2 डिवीजन और पढ़ना है, दोनों डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल डिवीजन में हम अनक्लॉज के बारे में देखेंगे और उसके जियोपॉलिटिकल डिवीजन को देखेंगे। एक्चुअली उसको हम जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक डिवीजन भी बोल सकते हैं। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, ये सब पढ़ा जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।